नमस्कार छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 11 अंतरा भाग 1 काव्यखंड कवि पद्माकर के बारे में। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं पद्माकर जी का जीवन परिचय। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए छात्रों, आपको बताया गया था पिछली कक्षा में कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है, जिनमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जिस कवि को हम पढ़ने जा रहे हैं पद्माकर को, वे रीतिकाल के कवि हैं। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था, अर्थात उनके परिवार में सभी काव्य पाठ करते थे। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। तो उनके वंश का नाम था कवीश्वर, क्योंकि परिवार के अधिकतर सदस्य काव्य पाठ करते थे। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान, दान आदि मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और साथ में जागीर भी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। ये उनकी रचनाएं हैं, जैसे हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन और गंगा लहरी। पद्माकर ने सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी उसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय हैं। अद्वितीय मतलब उनके जैसा ऐसा कोई नहीं है। तो पद्माकर को रीतिकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण कवि बताया गया था और उन्होंने अलंकार, काव्य गुण, छंद विधान और भाषा सभी के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। उनका काव्य चित्रात्मक है, अर्थात जैसा वो काव्य लिखते हैं तो मानो छवि सामने दिखाई दे रही हो ऐसा लगता है। लाक्षणिक शब्दों का उन्होंने बहुत प्रयोग किया है। अब बात करते हैं पाठ परिचय की। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। बसंत ऋतुओं का राजा है। बसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। तो देखिए, पहले कवित्व में बताया गया है प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण हुआ है। यहाँ पर ऋतु वर्णन किया गया है कि बसंत ऋतु आने पर क्या क्या होता है, प्रकृति में प्रत्येक जीव में क्या बदलाव आता है, और बसंत को यहाँ पर ऋतुओं का राजा बताया है। दूसरे कवित्व में गोपियाँ लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती हैं। दूसरे कवित्व में बताया गया है कि गोपियों
को कृष्ण प्रेम के सामने लोक निंदा का ख्याल नहीं है, सखी समाज की भी उनको कोई परवाह नहीं है और वे कृष्ण के प्रेम में बहुत ही गहराई से डूबी हुई हैं, किसी की उनको कोई परवाह नहीं है। जबकि अंतिम कवित्त में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भौरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि नेह को बरसते देखता है। अंतिम कवित्त में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य का चित्रण किया है कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार भंवरे गुंजान करते हैं, किस प्रकार मोर नृत्य करते हैं, शोर मचाते हैं, सावन में किस प्रकार झूले झूलती हैं महिलाएं। वर्षा ऋतु के दौरान जब बादल बरसते हैं तो कवि का नज़रिया है कि चारों तरफ प्रेम बरसता है, तो ऐसा चित्रण अंतिम कवित्त में किया गया है।